जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। बिल्कुल सही देखा आपने दोस्तों थंबनेल पर। आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी। हिंदी पेपर 2 है, ठीक है। 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के बीए फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ देखिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन पेपर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मिलते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर को जो उत्तर होते हैं, ये आपको जो सीरीज मिलती है, राजेंद्रा मिलता है या फिर यूपीएच मिलता है, या फिर जो भी सीरीज लेते हैं, बुक लेते हैं, गाइड लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसका उत्तर उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। बीए सेमेस्टर वाला प्रोवाइड कराएगा, आपके साथ खड़ा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है। बिल्कुल शेयर करिएगा इस क्लास को, बहुत ही शानदार होने वाली है आज की ये क्लास, ठीक है साथियों। चलिए, आपसे बहुत ही उम्मीद है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 और 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर को जरूर अपने साथियों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा, ताकि वो भी देख ले अपना क्वेश्चन पेपर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक करते चलेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार है, ठीक है। एक लाइक जरूर करेंगे। चले, अब आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको लिखने के लिए। 75 नंबर आपके रहते हैं, ठीक है। 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, ठीक है। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सर जी, ये बता दीजिए। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के लिए, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के लिए। देखें, उत्तर प्रदेश में आल यूपी, ठीक है। कहा भैया, आल यूपी, ALL, आल यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जहां भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले, जहां मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं बच्चों के स्कूल कॉलेज का, तो आप सभी के लिए बाबू ध्यान रखेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चले, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कराएंगे आज का ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चले, देखिए, खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात और, आपके दिमाग में ये प्रश्न रहता है, सर जी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसका उत्तर कैसे लिखें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने एग्जाम में अगर आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से लिखा है, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ही चेक करता है, और वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को चेक करके ही जान जाएगा कि आप कितने पानी में हो भैया, आपने क्वेश्चन पेपर का जो उत्तर है कैसे लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 50 ही शब्दों में इसका उत्तर देना होता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से इस पे मेहनत करिए आप लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बच्चे हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लीजिए, यही आपको आपकी नैया पार लगाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 10 नंबर का है लिख दिए तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो तो मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर इसी को चेक करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो ठीक है, आपने ये इसका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? तो हिंदी का प्रथम कवि का नाम तो लिख दिए कि सर ये फलाना है, उसमें थोड़ा सा बना के लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। काफ़ी शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, क्लास में बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो नोट दिया रहता है, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में देना है। 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 3-3 नंबर मिलेगा, 30 नंबर का ये आपका पहला पैराग्राफ रहेगा, खंड, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? अभी इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है। महाकवि भूषण की रचनाओं का प्रमुख रस क्या है? ये प्रश्न आपका हर साल तो नहीं आता है। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसको भी बताएंगे, ठीक है। 85 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, ये तो लगभग लगभग आने ही वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 एग्जाम के लिए। देखिए, पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां, 8वां और 9वां और 10वां, मेरे देश की धरती सोना उगले पंक्ति किस कवि की है? और 9वां प्रश्न है, कैफी आजमी का जन्म किस जिले में हुआ था?
10वां प्रश्न है आल्हा खंड, ठीक है, आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? तो आल्हा खंड का अन्य नाम मान लीजिए आपको एक ही शब्द में याद है कि ये फलाना नाम है, तो एक ही शब्द में हमको नहीं लिखना भैया, 50 शब्द में लिखना है, ठीक है, तभी हमको नंबर मिलेगा और यही आपका चेक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब स्टार्ट हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले मैं जितना आपको प्रश्न बताया हूँ, इन सभी प्रश्नों का पहले मैं आपको उत्तर बताऊंगा, उसके बाद आपको खंड ब दिखाऊंगा, ठीक है। तो चले पहले मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, क्योंकि वो दूसरे पीडीएफ में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, पहला प्रश्न पूछा था हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, ठीक है। चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। लेकिन देखिए 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से एकदम शानदार तरीके से। इन सभी का ये सभी जो है ये आपको फ्री में मिलेगा, मैं फ्री में देता हूँ भैया, बिल्कुल बांटता हूँ, फ्री में बांटता हूँ। कहाँ मिलेगा सर जी इन सभी का जो उत्तर जो क्वेश्चन पेपर है उसका उत्तर फ्री में कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं क्लास सेंड किया रहता हूँ, क्लास के ठीक नीचे आपको ये सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, एक भी रुपया आपको देना नहीं है मुझे, एकदम फ्री में आप पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डाउनलोड करके एकदम शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो टेलीग्राम मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट भी उसी में दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री में है, तो इसका यूज कीजिए, ऐसा नहीं है कि देखिए फ्री में है, फ्री वाली चीज़ों को लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं है, जो बच्चे सीरियसली लेंगे वो पढ़ेंगे ज़रूर। टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़िए। तो मैं इसका पहले उत्तर बताऊंगा, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, ठीक है सर जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है, इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है, ठीक है। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि उनके युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किए थे, उनका जो प्रेम था, उनका जो जीवन था, उसके अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। चंद्र बरदाई ने वर्णन किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, महाकाव्य में। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे मैं आपको दिखाता हूँ, पृथ्वीराज रासो में इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें तत्कालीन समाज, संस्कृति और भाषा का जीवंत चित्रण मिलता है। चंद्र बरदाई ने इस महाकाव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, ठीक है। चले अब यहाँ से देखें, दूसरा प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, महाकवि भूषण की रचनाओं का प्रमुख रस क्या है? तो आप लोग देखें बना बना कर कितना लिखेंगे, आपको मैं एकदम शानदार तरीके से बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से, इसी तरह से आपको लिखना 50 शब्दों में, एकदम फटाक से 3 नंबर मिलेगा, इस तरह से लिखेंगे तो, ठीक है ना। चले इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। महाकवि भूषण की रचनाओं में वीर रस का प्रमुख स्थान है। महाकवि भूषण की रचनाओं में प्रमुख रस क्या है? वीर रस है भैया। रीतिकाल के अन्य कवियों के विपरीत, जिन्होंने मुख्यतः श्रृंगार रस पर ध्यान केंद्रित किया था, भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को प्राथमिकता दी, ठीक है। भूषण ने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन मुगल शासक के विरुद्ध हिंदुओं की दयनीय स्थिति को उजागर किया और उन्हें एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने अपने काव्य में वीरता, त्याग और राष्ट्र प्रेम जैसे गुणों का बखान किया है, ठीक है। चलें, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, आपको पता है। अब इसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को ब्रज भाषा के बंधनों से मुक्त कराया और खड़ी बोली को हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कई नाटक, कहानियाँ, निबंध और पत्रिकाएं लिखीं। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की भावना झलकती है। चलें आगे बढ़ते हैं, इसमें चौथा प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, आपको याद है। लेकिन 50 शब्दों में कैसे लिखना है या फिर 100 शब्दों में कैसे लिखना है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं।
यह महाकाव्य यानी जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और खड़ी बोली में रचा गया पहला सफल महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराया। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चले, इनमें काव्य की परंपरागत विशेषताओं को बनाए रखते हुए आधुनिक भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। इस कृति को खड़ी बोली के काव्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। चलिए आगे देखें, पांचवा प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, किस कवि को राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि माना है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को आमतौर पर राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। उनकी कविता में राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ झलकती है। उनकी कविता भारत भारती ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए, प्रश्न नंबर छठा क्या है आपका? कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, तो आपको पता है 15 है, तो 15 का नाम आप लिख देंगे। तो 15 का नाम लिखेंगे तो 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे? देखें, कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें कुल 15 सर्ग यानी अध्याय हैं। यह महाकाव्य मानव जीवन के विभिन्न आयामों और भावनाओं को दर्शाता है। इसके सर्ग क्रमशः हैं। अब इसके 15 सर्ग कौन कौन से हैं कमायनी के? श्रद्धा है, ईड़ा है, आनंद, कर्म, वासना, क्षमा, आशा, स्मृति, मनु, तर्क, निर्वेद, सहानुभूति, वाणी, रीति और लज्जा। ठीक है, चले, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ क्या है? पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा में एक फूल अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह किसी सुंदर महिला के गहनों में न सजे, प्रेमी माला में न बंधे या किसी सम्राट के शव पर न रखा जाए। वह देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्य पर न घमंड करे। ठीक है, पुष्प की यह अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए बलिदान होने का सौभाग्य मिले। वह उन वीरों के पथ पर जाकर अपना बलिदान देना चाहता है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ यही है दोस्तों। 50 शब्दों में मैंने बता दिया बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। देखिए, आठवां प्रश्न क्या है आपका? आठवां आप लोगों ने देखा होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति ध्यान से देखेंगे किस कवि की है भैया। मेरे देश की धरती सोना उगले पंक्ति गीतकार गुलशन बावरा द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति, अच्छा कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं कमेंट का रिप्लाई आता है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ कमेंट करिए। ठीक है, मैं सुधारने का प्रयास जरूर करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों से भी गलती हो जाती है, तो आप लोग भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, चले, देखिए, मेरी देश की धरती सोना उगले पंक्ति गीतकार गुलशन बावरा द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति हिंदी फिल्म उपकार 1967 यानी 1967 के प्रसिद्ध गीत से ली गई है, जिसे संगीतकार आनंद जी ने स्वरबद्ध किया था, यानी इन्होंने ही गाया था। ठीक है, और गायक महेंद्र कपूर ने गाया था, सॉरी संगीतकार थे ये कल्याण जी, आनंद जी, ये स्वरबद्ध किए थे और गाए थे महेंद्र कपूर जी ने। ठीक है, इस गीत में भारतीय किसान और सैनिक के त्याग, मेहनत और देशभक्ति का गुणगान किया गया है। पंक्ति मेरे देश की धरती सोना उगले भारतीय धरती की उपजाऊ शक्ति और इसके धन धान्य से परिपूर्ण होने का प्रतीक है। यह गीत आज भी भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से आपको लिखना है दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? मैं हूँ बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसे आप कमेंट करिए, वहीं पर आप अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके लिख दीजिए, सर इसका उत्तर बताइए, फटाक से आपको उत्तर मिल जाएगा 2-3 मिनट के अंदर। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, ध्यान 10 बजे के बाद मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, सुबह 4 बजे के बाद भी मैं एक्टिव हो जाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कोई भी आपका प्रश्न है टेलीग्राम पर आइए, एकदम बेझिझक मुझसे पूछिए। कैफी आजमी का जन्म किस जिले में हुआ था?
तो देखिए, प्रसिद्ध शायर और गीतकार कैफी आजमी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवा गांव में 14 जनवरी 1919 को हुआ था। उनका असली नाम क्या था? सैयद अतहर हुसैन रिजवी। ठीक है। कैफी आजमी ने उर्दू शायरी को एक नया आयाम दिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाजवादी और प्रगतिशील विचारधारा को व्यक्त किया। उनका मिजवा गांव आज भी उनकी साहित्यिक विरासत और योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार, बहुत मजा आता है हमको हिंदी पढ़ाने में। ठीक है, चले 10वां प्रश्न है भैया, आला खंड का अन्य नाम क्या है? आला खंड का अन्य नाम क्या है भैया? इसको 50 शब्दों में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? देखिए, आला खंड का अन्य नाम आल्हा या आल्हा उदल की कथा है। ठीक है, आला खंड का अन्य नाम क्या है? आल्हा इसे कहते हैं या फिर इसे आल्हा उदल की कथा कहते हैं। ठीक है, यह बुंदेली लोक काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें महोबा के वीर योद्धाओं आल्हा और उदल की वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसे पृथ्वीराज रासो का पूरक भी माना जाता है। इस महाकाव्य को जगनीक नामक कवि ने रचा था। इसमें वीरता, बलिदान और कर्तव्य की भावना को प्रमुखता दी गई है। आल्हा की कथा भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र, विशेषकर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, और इसे पारंपरिक गीतों और कथाओं के माध्यम से सुनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से देखें, मैंने 50-50 शब्दों में, आप 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं इसे। मैंने 100 शब्दों में इसे लिखा है। ठीक है, तो आप इसे 50 या फिर 100 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, देखें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट है आप हमारे पास आइए। ठीक है, टेलीग्राम पर आइए, मैसेज करिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दूंगा। कोई भी डाउट है आप हमसे ज़रूर पूछें। अब चले मैं खंड ब दिखाता हूँ। ठीक है, खंड ब और खंड स, ठीक है, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चले दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, खंड मैंने आपको बता दिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, अब खंड ब मैं बताऊंगा। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो यहाँ पर जो नोट है इसे जरूर पढ़ें। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। 200 शब्दों में लिखना है भैया। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना प्रश्न पूछा गया। पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, कितना प्रश्न पूछा? 8 प्रश्न इसमें लगभग पूछा गया है। ठीक है, और इसमें से केवल 3 ही प्रश्न करना है। चले देखते हैं। देखिए पहला इसमें है, देखें यहाँ पर पहला होना चाहिए, दूसरा लिखा, कोई बात नहीं, खंड ब है तो यहाँ दूसरा रहेगा। जगनीक की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में उत्तर देना है। ये प्रश्न तो आपको मिल जाएगा, आपके पास गाइड होगा, बुक होगा, या फिर आपके पास जो सीरीज है उसमें भी ये उत्तर होगा। ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती के सारांश को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से इसका देखें, इन सभी का उत्तर मैं कल परसों या फिर 2-3 दिन बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि देखें दोस्तों यहाँ पर 200 शब्दों में उत्तर देना है तो इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट करना होगा। मुझे ढूंढना होगा कैसे मैं आपको बताऊं कितने सरल तरीके से कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, तब तक आप लोग भी अच्छे से इसे पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं आपके लिए तो हूँ ही। देखिए, कैफी आजमी के फिल्मी योगदान को स्पष्ट कीजिए। महाप्राण निराला के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है सारे। देखिए, जो अति लघु में पूछा है वो लघु में पूछा है। ठीक है, यानी कैफी आजमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता में राष्ट्रीय भावनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है मोस्टली, लगभग हर साल पूछा जाता है। देखिए 8वां प्रश्न में प्रस्तुत पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, आमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुष्प पंथ है बढ़े चलो। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से इन सभी की तैयारी तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, नहीं है तो मैं हूँ भैया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ।
ये भी इन सभी का प्रश्न तो आसानी से मिल सकता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दोस्तों, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पूंजीभति ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये तो इन सभी का उत्तर तो आसानी से मिल सकता है आपको, ठीक है। जो मिल सकता है उसे तो आप पढ़ ही सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं हूँ दोस्तों, ठीक है। चले, इसे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। खंड स दीर्घ उत्तरी प्रश्न में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं भैया। दीर्घ उत्तरी में पूछे गए हैं 500 शब्दों में उत्तर देना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक ही ठो लिखना है हमको और 500 शब्दों में लिखना है। 15 नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। इसी पे बच्चे निर्भर रहते हैं कि हम 15 नंबर वाला लिखेंगे तो हमको 8-9 नंबर तो मिल ही जाएगा बना बना के। ऐसा नहीं है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका सही नहीं है तो आपको उत्तर 15 नंबर का है तो आपको 4-5 नंबर मिलेगा पूरा लिखेंगे तो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न सही से लिखा है 15 नंबर का है तो कम से कम आपको 12 नंबर 13 नंबर इसी तरीके से मिलेगा जिस तरह से आप लिखे रहेंगे, ठीक है। चले, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताओं पर निबंध लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, समकालीन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में श्याम नारायण पांडे के काव्य वैशिष्ट को स्पष्ट कीजिए। देखिए यानी जो श्याम नारायण पांडे हैं ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका 2 बार ये प्रश्न पूछ चुका, ठीक है। अगला है, सोहनलाल द्विवेदी के काव्य में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, विस्तृत विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी सिनेमा के गुलशन बावरा के योगदान को विश्लेषित कीजिए। यानी मेरी देश की धरती सोना उगले, वहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे मान के चलिए, यह ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है दोस्तों। चले जल्द ही मिलते हैं। देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखें आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर आगे शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सके, ठीक है ना। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।